हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, ठीक 9 बज चुके हैं और आप सभी को जानकारी है कि हमारा सुबह 9 बजे मॉडल पेपर होता है। यानी कि मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और ये आपको एज ए हूबहू पेपर ही समझना है कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं इसमें, और आपको एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, स्नातक स्तर की बात करें या 10+2 स्तर की बात करें, आपका ये प्रैक्टिस सेट बेहतरीन होने वाला है। आज मैं कहूँ तो हार्ड क्वेश्चन होगा। आज आपको 50% का सिर्फ और सिर्फ मैं टारगेट देता हूँ। थोड़े हार्ड प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर इस पर देखो। कई बार क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हमें तुक्के भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। समझदारी के साथ में आंसर करने होते हैं ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो। करंट के थोड़े अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और भी जैसे ही व्यवहारिक नॉलेज के क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं www.rajasthanclasses.in। ये अगर वेबसाइट टाइप करते हैं गूगल में जाकर तो मिल जाएगी व्याख्या सहित। ओके दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करें। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देता हूँ और शुरुआत करेंगे दोस्तों यहाँ से हम लोग, ठीक है। और आपको बस आखिर तक जुड़े रहना है, शानदार आनंद ही आने वाला है आज की क्लास में। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, बस आपको आखिर तक जुड़े रहना है। ओके दोस्तों, चलिए मैं इसका कलर ये रख देता हूँ, ठीक है। हाँ, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताना है आप सभी को, है ना, जल्दी से। बिल्कुल बोले सर, इसमें जो है देखो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। राष्ट्रीय देखो आय की गणना की बात करें, पहले तो हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सॉरी, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन आपको चुना। यह देश का दूसरा पेपरलेस बजट, ये सही है। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.8% है। क्या ये सही है? बोले सर ये गलत है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका गलत है, क्योंकि 9.2% ही है। ये 9.2% है, न कि 9.8 है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। असत्य कथन यही है। राजस्व घाटा जीडीपी के 3.8% रहने का अनुमान, ये सही है ना। और रेलवे के लिए यह स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को प्रोत्साहित किया गया, ये भी सही है। लेकिन हमारा असत्य जो कथन है ना, असत्य कथन ऑप्शन बी है दोस्तों, याद रख लेना। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो याद रख लेना, चंडीगढ़ में आयोजित की गई दोस्तों। कहाँ पर की गई? चंडीगढ़ में इसकी बैठक आयोजित की गई, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। और देखो इसकी बैठक जो है ना, कितनी बैठक थी? ये नंबर 47वीं बैठक थी और सीता रमन की अध्यक्षता में यह चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संगठन द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा की जाती है? नंबर 53 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन सी एनएसओ, एनएसओ के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना इस के द्वारा की जाती है, ठीक है। एनएसओ के द्वारा की जाती है, याद रख लेना। अच्छा सवाल है। और आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की बात करें तो राजकोषीय नीति के संदर्भ में असत्य कथन आपको चुनना है। तो देखिए दोस्तों, देखो यह क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, सही है। राजकोषीय नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है, ये गलत है। ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ये निर्धारित की जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका असत्य होगा। ये मांग पत्र को प्रभावित करती है और राजकोषीय नीति को प्रभाव तत्काल लागू होते, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर असत्य कथन था। और अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का भाग नहीं है? देखो ये व्यवहारिक जवाब है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स का भाग कौन सा नहीं है। तो देखो B2B है, B2C भी है, C2C भी है, लेकिन B2D हमने नहीं पढ़ा। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। क्लियर है? आसान सा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय देखो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऐसे में आपको यूँ याद रख लेना है, ठीक है। यही है वैसे। 56 का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का देखो, सत्य कथन आपसे पूछा है ना, इसको लागू किया 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया इसको, ठीक है। 50% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया इसमें।
क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। देखो आपसे पूछा जाए तो 75% तो ग्रामीण को रखा है इसमें, ठीक है, और 50% शहरी को रखा है। ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे सही हो जाएगा KR सेन समिति की सिफारिश पर। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है ये भी गलत है। BPL परिवार को प्रति व्यक्ति 2 kg खाद्यान्न, ये भी जो है आपका गलत है, क्योंकि 5 kg खाद्यान्न दिया जाता है, गेहूं वगैरह 5 kg दिए जाते हैं BPL परिवार को। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा सवाल था ये, इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए ही सही था, सिर्फ 2013 को ये लागू हुआ था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्र में 21-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। देखो 2020-21 में तो 3.6 था, अब है जो ये 3.9% हो चुका है, यानी कि वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, 0.3% की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल कैसा था? किस प्रकार का मॉडल था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन PC महालनोबिस मॉडल हो जाएगा, महानलोबिस मॉडल होगा, ऑप्शन बी। और देखो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 51 से लेकर 1956 तक चली थी। ठीक है, और दूसरी 56 से लेकर 61 तक चली थी। तो ये भी आपको यूँ याद रख लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, LPG सुधार 1991 के समय, देखो LPG का सुधार किया गया था 1991 में। ठीक है, तो इसके सुधारों की घोषणा जो है 1991 में करी गई थी। तो उस समय यहाँ पे PV नरसिम्हा राव जो थे प्रधानमंत्री से, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व RBI के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देखिएगा ये सवाल पूछा जा रहा है ना, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संदर्भ में असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को ही। पहले RBI गवर्नर CD देशमुख थे, वर्तमान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास थे और दास है, और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें से असत्य आपको चुनना है, तो सिर्फ एक असत्य है दोस्तों, ओसबर्न यहाँ के पहले गवर्नर थे, याद रख लेना। ठीक है, और भारतीय जो गवर्नर थे ना वो CD देशमुख जरूर थे, लेकिन पहले RBI गवर्नर कौन थे? वो थे ओसबर्न थे, याद रख लेना कौन थे? ओसबर्न थे। ठीक है, लेकिन भारतीय अगर लिखा होता तो CD देशमुख जरूर कर लेते हम लोग, बाकी याद रख लेना। अगला सवाल, यहाँ से शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में असुमेलित कौन सा है? क्षेत्र, योगदान, प्रचलित मूल्य। फसल जो है, पशुधन है, वानिकी है, मत्स्य है, इनमें से असुमेलित आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा और बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, 13.98% है दोस्तों। ठीक है, 13.98% है। ये योगदान प्रचलित मूल्य की बात हो रही है, तो प्रचलित मूल्य 13.98 है किसका? पशुधन का। ठीक है, पशुधन का कितना है? पशुधन का 13.98 है, याद रख लेना। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन वृद्ध परियोजना से किस जिले में सिंचाई नहीं की जाती? देखिए कोटा में की जाती है, बारां में भी की जाती है, झालावाड़ में भी की जाती है। हमने ये सवाल 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था एडवांस लेवल में, मैंने आपको बताया थी कौन कौन से जिलों में। तो बूंदी में इसकी जो है, ये सवाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखो, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा? ये योजना 2013 में शुरू की गई है ना, और इसके बारे में बात करें तो इसकी जो है वर्ष की आयु जो है ये गलत है, और इसके तहत 5 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सही है, और इसका उद्देश्य रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो 18 से 45 वर्ष है दोस्तों इसकी, है ना, 18 से 45 वर्ष की आयु जो है दी हुई है, जबकि इन्होंने 35 ही दे रखा है। तो ऑप्शन सी है जो असत्य कथन था। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान में गरीबी दर कितनी है? ये सवाल देखो, ये अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड जरूर बन जाता है पूरा पेपर। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ये पेपर आपका हार्ड लेवल का है। 50% भी अगर आप इसमें सही कर पाते हैं तो आपका लेवल बेहतरीन है। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान में गरीबी दर क्या है? तो ऑप्शन बी है 14.7% है। और असुमेलित को छांटना है आपको। देखो फसल और किस्म, कौन सी किस्म किस फसल की है, इनमें से असुमेलित आपको छांटना है। बाजरा की मोती किस्म होती है क्या? गेहूं का कोहिनूर, क्या आपने बिल्कुल सुना? बिल्कुल सर सुना तो है। देखो मोती बाजरा सही है, कोहिनूर जो है गेहूं सही है, दिग्विजय
कपास सही है, लेकिन माई कंचन और माई धवल जो है ना, ये किसकी, मक्का की किस्म है दोस्तों, किसकी है, मक्का की है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चावल लिख लिया तो गलत है। देखो माही धवल और माही कंचन किसकी है, ये तो आपके मक्का की है, लेकिन चावल की एक किस्म है माही सुगंधा। याद रखने में बड़ी परेशानी होती है, आपको यूं याद रख लेना है कि चावल में सुगंध आती है ना, सुगंध किस में आती है, चावल में। तो कंचन और धवल जो है ये बहन भाई है, ये किसके बहन भाई है, ये मक्का के बहन भाई है, कंचन और धवल। ठीक है, मक्का के बहन भाई कौन है, कंचन और धवल है। तो सुगंध किससे आती है, चावल से आती है। अगला सवाल है, रिको द्वारा राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, उनका सही क्रम कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। ऑप्शन सी को लॉक करा है आपने, श्रीगंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। अगला सवाल है, देखिए असुमेलित युग्म आपको पहचानना है। देखो कई मरतबा ये सवाल पूछा भी गया है इस टाइप से कि भाई 243 ए में क्या है, बी में क्या है, डी में क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, देखो असुमेलित जो है ना आपका, देखो 243 ए ग्राम सभा सही है, ये सवाल आपको ग्राम सभा एग्जाम पूछा गया था। 243 डी में पंचायत की अवधि है, क्या ये सही है, नहीं है ना, यहाँ पे यही गलत है आपका, इसमें अवधि नहीं है। देखो अवधि तो जो है ना 243 ई में अवधि होती है, 243 ई में अवधि का प्रावधान होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, तो बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल जो है असुमेलित है। 243 जी में पंचायतों को शक्ति है, तो 243 आई में पंचायती देखो राज्य वित्त आयोग है। ठीक है, ये प्रावधान रखे जाते हैं इस अनुच्छेद में। अगला सवाल देखो कि मनरेगा के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। मनरेगा के संदर्भ में, ये मनरेगा अधिनियम 2005 का है, 2 फरवरी 2006 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 2022-23 के बजट में 150 दिन का रोजगार, शहरी या कथोड़ी को 175 दिन का रोजगार। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सत्य कथन, ऑप्शन ए जो है ये सत्य कथन है, मनरेगा अधिनियम 2005 का है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अगर बात करें संपूर्ण भारत में 2008 में लागू हुआ दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, अगर बात करें तो कथोड़ी और जो शहरी जनजाति, इसको 200 दिनों का रोजगार देने की घोषणा अभी अभी की गई, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और तो जो 200 दिन हो गए, तो यहाँ पे 150 दिन का रोजगार नहीं बल्कि 200 दिन का रोजगार। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको देखें तो। और अगला सवाल देखो, सहकारी साख संरचना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। देखिए दोस्तों नंबर 69 में पूछा जा रहा है, सहकारी साख संरचना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 37 उपभोक्ता थोक भंडार है, ये गलत है। यहाँ पर 38 भंडार है दोस्तों, बाकी सब कुछ सही है। वर्तमान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, वर्तमान में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है, वर्तमान में 275 फल और सब्जी विपणन समिति है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है असत्य था, 38 भंडार है यहाँ पे, कुल कितने, 38। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान क्या है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 45.10%, 45.10%। दोस्तों ये पेपर बहुत हार्ड है, मैं आपको कह रहा हूँ अभी से। ठीक है, तो बस आपको आखिर तक जुड़े रहना चाहिए। 71 नंबर है, मरखा घाटी कहाँ स्थित है। मरखा घाटी जो है ना ये आपके लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है, याद रख लेना। और अगला सवाल देखो, ये भी याद रख लेना आप लोग कि ये जो घाटी है ना, यहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो सही नहीं है, K2 ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सर सही है। सही नहीं है ना, मिकिर पहाड़ी असम में है, ये भी सही है आपका। सिंधु सतलज के मध्य के भाग को पंजाब हिमालय कहता है, ये भी सही है। जोजिला दर्रा लेह मनाली को जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। जोजिला दर्रा लेह मनाली को नहीं बल्कि श्रीनगर और लेह के बीच में ये रास्ता जो है स्थापित करता है कहीं ना कहीं। कौन सा, श्रीनगर और लेह के मध्य, ये मनाली को हटा दो, लेह और श्रीनगर लिख दो यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों में होती है, बताइए। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा जो है किन कारणों में होती है। तो राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। ठीक है, और अच्छा सवाल देखिए,
और हमारे यहाँ पे शीतकालीन वर्षा राजस्थान में कहाँ से आती है, वो भूमध्य सागरीय जल जो है चक्रवातों से, है ना, ये भी याद रख लेना। अगला सवाल है, सिंधु की सहायक पंचनद में किसका प्रवाह केवल भारत में है। सिंधु की सहायक पंचनद में किसका प्रवाह केवल भारत में है। तो झेलम, रावी, व्यास, चेनाब। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता प्राचीन काल में। ये निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है रोहतांग दर्रा। व्यास, ठीक है। रावी को परुष्णी कहा जाता था, झेलम को विस्तता कहा जाता था, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको अगर ऊपर की ये प्रश्न अगर आपको शो कराऊँ तो भी ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। सूची फर्स्ट से लेकर फर्स्ट और सेकंड दोनों को सुमेलित करना है, तो फिर हमें वो रखने की आवश्यकता कहीं यहाँ कहाँ पर है ना, इसको यहाँ पे रखते हैं। देखो तो बेरी नाग, मैंने आपको बताया नाग कहाँ पर है, नाग कहाँ पर है। बोले सर नाग आपने सर बताया था, बेरी नाग आप लोग कहेंगे कर्नाटक में, है ना, बिल्कुल। सॉरी जम्मू कश्मीर। देखो नाग जम्मू कश्मीर है, मैंने आपको बताया। और ताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो बेरी नाग आते ही आप लोग ऑप्शन सी के साथ में ऑप्शन 3 के साथ में जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। कोलेरू, कल की क्लास में बात करी, कोलेरू आपका कहाँ पर है दोस्तों, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू, ठीक है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो बिल्कुल यहाँ पर है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और वेम्बनाद कहाँ पर है, लोनार महाराष्ट्र में है, वेम्बनाद आपके केरल में है। तो लास्ट में जो है आपका 2 आ जाएगा, लोनार महाराष्ट्र और जो है आपका वेम्बनाद केरल हो जाएगा। कितना शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन सी को लॉक कराए। अगला सवाल देखिए, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ स्थित है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड जो है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है। आप कहेंगे सर ये उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। याद रखना दोस्तों, बेंगलुरु जो है आपका कर्नाटक में स्थित है, सभी को पता है ना। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। देखो ये सवाल भी थोड़ा सा हार्ड जरूर बन सकता है आपके लिए। देखो मैंने आपको कई मर्तबा बताया था, इस सवाल में आप गलत तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व के लगभग 80% अब्रक का उत्पादन भारत में होता है, ये भी सही है। ओडिशा के कालाहांडी और कोरापुट जिले जो है ना, तांबा उत्पादन, कई मर्तबा इसके बारे में, बाकी तो बात करी या ना करी ये भी सही है आपका, थोरियम के भंडार केरल में, बाकी बात करी या ना करी, लेकिन ये तो जरूर करी थी कि भाई जो है ना ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, कालाहांडी क्षेत्र जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग यहाँ पर कर सकते थे। तो असत्य कथन चुनना था, असत्य आपका ऑप्शन सी था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखो, सूची फर्स्ट से लेकर सेकंड को सुमेलित करना है यहाँ पर भी आपको, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन कौन बताते हैं इसका आंसर। देखो बादाम पहाड़, मौसाबनी, वेलारी, कोलार, वैसे ये किससे संबंधित है, ठीक है। देखो बात करें ऑप्शन कौन सा लॉक होगा आपका, देखो बादाम पहाड़ लो है इसका यहाँ पर जो है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 3। मौसाबनी की बात करें तो मौसाबनी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। बादाम पहाड़ कहाँ पर है पता है आपको, ओडिशा में, ठीक है सर। पहले आप तो ये सुमेलित कर लिए, चलो सुमेलित कर लेते हैं ना। तो मौसाबनी आपका ए में है, तो एक में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्या हो गया। वेलारी की बात करें, वेलारी आपका ऑप्शन 4 के साथ जाएगा, यानी कि मैंगनीज के लिए वेलारी प्रसिद्ध है। अरे वाह, हो गया क्लियर आपका। ऑप्शन सी को लॉक कर दो जल्दी से, कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर भी आपका लॉक हो जाएगा। देखो दोस्तों बादाम पहाड़ आपका ओडिशा में, याद रख लेना, ठीक है। और वेल्लारी कहाँ पर है, वेल्लारी कर्नाटक में, याद रखना, वेल्लारी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, असंगत विकल्प का चयन करना है। NTPC की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं और प्रदेश शहर, इसकी विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर जो है असंगत का चुनना है, असंगत को चुनना है। कई मरतबा बात करी हम लोगों ने कि भाई फर्रक्का जो परियोजना है ये पश्चिम बंगाल में है,
सिंगरौली परियोजना, कोरबा परियोजना आपकी छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली परियोजना यूपी में है दोस्तों, एमपी में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका असंगत होगा, ठीक है। और तलचर आपका ओडिशा में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि रावतभाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। रावतभाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस देश की सहायता से? तो कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना की गई। अब कब की गई? तो याद रख लेना 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और बाकी ये हमने बात करी है नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में सही कथन कौन सा है? देखो साहब, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सही कथन आपको पूछा है ना, सही कथन आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत कुल्टी पश्चिम बंगाल में की गई, गलत है साहब। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दामोदर नदी के किनारे की गई, ये सही है आपका, ठीक है। टिस्को की स्थापना 1909 में की गई, टिस्को की स्थापना 9 में नहीं 1907 में की गई, ये भी गलत है आपका। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई, क्या ये सही है? ये भी गलत है, यानी ऑप्शन आपका बी ही सही है दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेना, ये विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड कंपनी की स्थापना जो है ना, आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक में की गई, ठीक है। अब आपको देखो मैं समय दे रहा हूँ, लेकिन समय देने के बावजूद अगर याद नहीं रखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। बस आप लोग याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत कुल्टी पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि ये कहाँ पर की गई थी? झारखंड के जमशेदपुर में की गई, झारखंड के जमशेदपुर में की गई थी, ठीक है। इंडियन आयरन बिल्कुल ये सही है आपका, याद रख लेना। और टिस्को की स्थापना 1909 में नहीं बल्कि 1907 में की थी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कर्नाटक में की गई थी, शिवमोगा जिले में, ठीक है। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 या 1990 बताइए, या फिर 1995 बताइए राइट आंसर। बोले सर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि आप इसको कह सकते हैं NHAI कह सकते हैं। 1995 में इसकी स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, भारत के प्रमुख बंदरगाह के संदर्भ में असुमेलित क्या है? 83 आपसे पूछा जा रहा है। देखो, भारत के प्रमुख बंदरगाह के संदर्भ में असुमेलित है। पाराद्वीप बंदरगाह ओडिशा में है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एन्नूर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मोरमुगांव बंदरगाह महाराष्ट्र में नहीं है, बोले सर कहाँ पर है? ये गोवा में स्थित है। ये सवाल आपको लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा भी गया था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ग्रेड 3 का जो अभी हुआ था। कोचीन बंदरगाह केरल में सही है, लेकिन ऑप्शन सी कहीं ना कहीं आपका गलत है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखो, एन्नोर तमिलनाडु, पाराद्वीप ओडिशा, ठीक है। मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? नहीं गुजरती, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओडिशा से गुजरती, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, एक एमपी से भी गुजरती है, और एक सीजी से भी यानी कि छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। लेकिन उत्तराखंड ये साइड में रह जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब होगा। नहीं गुजरती तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बाकी एमपी, यूपी, सीजी, एपी, ठीक है। देखो एमपी, सीजी, एपी, यूपी, ठीक है, ओडिशा, ये 5 जिलों राज्यों से ये गुजरती है। अगला सवाल है, भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का न्यागरा जो है ना, किस जलप्रपात को कहा जाता है? आप कहेंगे सर चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। चित्रकूट जलप्रपात सर कहाँ पर है? चित्रकूट छत्तीसगढ़। चित्रकूट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ है, चित्रकूट छत्तीसगढ़, याद रख लेना। और देखो अगर बात करें कुंचिकल जलप्रपात की, तो ये आपका कर्नाटक में, कुंचिकल कर्नाटक, याद रख लेना, ठीक है। ओके सर, क्लियर है, हम याद रखेंगे। और शिव समुद्रम ये भी कर्नाटक में ही है, याद रख लेना, ठीक है। और जोग जलप्रपात भी आपके कर्नाटक में स्थित, बाकी सारे कर्नाटक में, याद रख लेना। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले तथा सबसे छोटे जिले में कितने वर्ग किलोमीटर का अंतर है?
हेलो साहब, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए राजस्थान का सबसे जो बड़ा ज़िला है वो कौन सा है, जैसलमेर है, 38,401। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। आप कहेंगे सर जो है ये अपना धौलपुर है, 30-34 उसका वैसे है वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें से अगर आप माइनस करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन किसको लॉक करेंगे, बोले सर ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ठीक है, 35,368। देखो अगर बात करें यहाँ पर कई बार तो 30-33 भी आपको देखने को मिलता है क्षेत्रफल। ठीक है, और कई बार 30-34 भी देखने को मिलता है, तो आप इसको ए ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। वैसे आप उस हिसाब से वहाँ पर ऑप्शन में क्या मिले उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, राजस्थान में अराबाला की पहाड़ियाँ स्थित है। आराबाला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, सॉरी आडावाला ये है ना, आराबाला नहीं है, ये आडावाला की पहाड़ियाँ हैं। आडावाला की पहाड़ियाँ दोस्तों बताइए कहाँ पर स्थित है। तो आडावाला की पहाड़ियाँ आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। आडावाला की पहाड़ियाँ बूंदी और सवाई माधोपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, और ये बाकी तो हम क्या ही बात करें, ज़्यादा हो जाएगा फिर, क्लास भी लंबी हो रही है वैसे। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर, जोधपुर और नागौर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये शुष्क जलवायु कह सकते हैं आप इसको, है ना, शुष्क जलवायु कह सकते हैं। तो BWHW हो जाएगा राइट आंसर आपका, सॉरी BWHW नहीं, BSHW, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले से होता है। पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले से होता है, तो ये होता है विंध्यन पर्वत श्रेणी से। लेकिन राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो पार्वती नदी का 12 जिले में प्रवेश होता है, छतरपुरा गांव में। ठीक है, ओके सर क्लियर है। पार्वती चंबल की सहायक नदी भी है। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम लसीथुरुस सिडिकुस है। यानी कि आपको ऐसा नहीं लगता कि श्रीलंका ही नाम है ना, श्रीलंका में ऐसे इस प्रकार के नाम मतलब व्यक्तियों के नाम होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम लसीथुरुस सिडिकुस है। महुआ, धौकड़ा, सेवण, खैर। देखो कई मरतबा बात करी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखो सेवण का लसीथुरुस सिडिकुस इसका नाम है। ठीक है, तो देखो मारवाड़ी में इसको क्या कहते हैं ना कि कूसा, है ना। देखो आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी न किसी को तो पता होगा कि कूसा कहते हैं किसको, जो चारा होता है ना, चारे को कूसा कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना, कूसा किसका नाम है, कूसा सेवण का नाम है, कूसा सेवण का नाम है, अपने मारवाड़ी नाम याद रख लेना है। ठीक है, और बाकी अगर बात करें तो ये सेवण सर्वाधिक जैसलमेर में होती है। ठीक है, इसको लीलोन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड तो नहीं है बट आसान सा है। देखो, निम्न सत्य कथनों का चयन करना। सीतामाता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल राजसमंद देर का है और रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर देर का है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सही जवाब जो है वो कौन सा है। आपको इसका आंसर देना होगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में प्लीज़। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको देना जरूरी हो जाएगा और मुझे भी पता चले कि आप ऐसे प्रश्नों पर कितना कुछ कमांड कर पाते हैं ना। तो ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। क्लास वैसे भी लंबी हो गई, आज 40 प्रश्न ही पढ़े लेकिन लाजवाब थे। आपके 40 में से 50% भी अगर सही हो रहे हैं तो आप ज़्यादा जो है लोड ना लीजिए, बेहतरीन तैयारी आपकी। अगर 50% तक हो रहे हैं ना तो बेहतरीन तैयारी, क्योंकि आज के सवाल हार्ड थे। इतने हार्ड सवाल आपको एग्जाम में ना ही पूछे, लेकिन हमने आज ये प्रयास किया है कि भाई ऐसे सवाल कुछ एक पूछ लिए जाए तो हम लोग कितना कुछ कर पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखो सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। हार्ड का लेवल जो होता है वो 20% के आसपास में ही होता है ना। पूरे पेपर का 20% जो प्रश्न आते हैं, 20 से 25% प्रश्न वो हार्ड होते हैं। बाकी 75% जो है पेपर सरल ही होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पर आधारित ही होता है लगभग। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी सीरीज़ प्रीवियस ईयर की भी चल रही है, तो बिल्कुल कंप्यूटर की क्लास आपके लिए होगी कब, अभी जैसे 5 बजे शाम के टाइम, और उससे पहले भी अगर कोई क्लास आती है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। PDF नोट्स वगैरह राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर दी जा रही है।
है ना, और ग्रुप में भी दिए जा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों को शेयर भी जरूर करना प्लीज़, ये भी रिक्वेस्ट है आपसे।